हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, आज अपना हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। और मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। अच्छा, कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि सीधे मुद्दे पर आ जाइए, है ना, आ जाया कीजिए सर। तो कुछ बातें भाई है ना करनी पड़ती है भाई, है ना। और जैसे कि मुझको अभी आपको पीडीएफ के बारे में बताना है। तो दोस्तों, जिनको पीडीएफ मेरे वीडियोस का चाहिए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है ना। जाकर आप लोग निःशुल्क वो लिंक को टच कीजिएगा और वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और हो सकता है दोस्तों कि मैं बीच वीडियो के, है ना, कहीं कहीं पर वीडियो में मैं आपको मोटिवेट करना चाहूँ, है ना, मोटिवेट करने का प्रयास करूँ या अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो जिन, है ना, स्टूडेंट्स के पास समय कम रहता है मेरे भाई, है ना, तो वे लोग क्या है उसको स्किप कर सकते हैं मेरे भाई, है ना। और ऐसा है कि कुछ बातें क्या है अपनी करनी पड़ती हैं। तो है ना, रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिल्कुल, अगर समय नहीं है तो उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। आज अपना जीव विज्ञान का टॉपिक है, पहला टॉपिक। और मैंने आपको बोला था कि मैं 4 सब्जेक्ट पर आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा रोज़ाना, है ना। एक आध दिन हो सकता है मिस हो जाए, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी रहता हूं दोस्तों, है ना। तो रोज़ाना कराऊंगा बोला था, और 4 सब्जेक्ट बोला था, लेकिन विज्ञान के अंतर्गत मैं 2 सब्जेक्ट ले रहा हूँ, है ना। एक तो जीव विज्ञान और दूसरा भौतिकी, है ना। इस प्रकार से हमारे पास 5 सब्जेक्ट हो गए हैं। अब चलते हैं दोस्तों। अनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं, तो बताइए दोस्तों किनको कहा जाता है। एक प्रकार से ये टेस्ट है, तो सॉल्व करके देखिए। अनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं। अच्छा, इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। तो अनुवांशिकता के जनक मेंडल को कहे जाते हैं दोस्तों, मेंडल को। इनका पूरा नाम अगर मैं बताऊं तो ग्रेगर जॉन मेंडल बोलते हैं इनको, है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनके बुक का नाम मुझको कमेंट करके बताइएगा। ज़बरदस्त व्यक्ति थे और गजब की खोज की इन्होंने। और इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया दोस्तों, इस बात को भी याद रखिएगा, यह प्रश्न भी बनता है। अच्छा, दूसरा प्रश्न देखते हैं। और ये प्रश्न तो मैं बोलूँगा दोस्तों, आपको कई बार पूछा गया है। अनुवांशिकता की इकाई क्या है पूछे, चाहे अनुवांशिकी इकाइयाँ हैं पूछे, है ना। तो ये दोनों जो है, चलिए आपके लिए ऑप्शन पढ़ देता हूँ मैं, ताकि आपको उत्तर देने का मौका मिल जाए। क्रोमोसोम, राइबोसोम, जीन और लाइसोसोम। तो दोस्तों, अनुवांशिकता की इकाई होती है जीन, ठीक है। और जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किन्होंने किया था मुझको बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। तो अनुवांशिक इकाई या यूनिट एक ही मतलब है। यूनिट मतलब क्या होता है दोस्तों, इकाई होता है। तो मैंने इससे पहले प्रश्न में क्या बताया, अनुवांशिकी की इकाई क्या है, जीन है। तो वही उसी को बोल रहा है कि अनुवांशिकी की जो इकाई है जीन, वो क्या होते हैं। क्या केंद्रकीय झिल्ली में होते हैं, अच्छा किस में होते हैं, ऐसा पूछ रहे हैं ना। तो अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं केंद्रकीय झिल्ली में, गुणसूत्रों में, लाइसोसोम में या कोशिका कला में। तो सीधी बात है दोस्तों, क्रोमोसोम में होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र, है ना। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। और जीन हैं यकृत का एक भाग, आरएनए का एक भाग, क्रोमोसोम का एक भाग, डीएनए का एक भाग। तो इस प्रश्न में आप लोग फंस सकते हैं दोस्तों। आप लगा देंगे क्रोमोसोम, है ना, का एक भाग, क्योंकि ऊपर ही आप पढ़ के आ रहे हैं गुणसूत्रों में, है ना, पाए जाते हैं। लेकिन जब उससे भी अंदर की बात आपको जब दे दी गई है डीएनए, है ना, डीएनए क्या होता है, डीएनए जो है क्रोमोसोम में होता है, ठीक है। और डीएनए में पाया जाता है जीन। और चलिए मुझको बताइएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है कि नहीं, और अगर पाया जाता है तो कितने जीन उसमें होते हैं। चलिए बताइएगा, है ना, कितने जीन होते हैं उसमें। और नहीं बता पाएंगे तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। बिना पूछे मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो ये हैं भारत की आन बान शान, है ना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी, ठीक है। इन्होंने पहली बार, सोचिए, पूरे विश्व में सर्वप्रथम प्रयोगशाला में
जीन का संश्लेषण करके हमारे देश के वैज्ञानिक ने दिखा दिया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना नाम है इनका, और सिर्फ खुराना दे दिया है आपको, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा नाम याद रखिए आप लोग वैसे तो। और अगला प्रश्न इतना इम्पॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊँ, एसीएफ में पूछा जा चुका है आपके, ठीक है। तो बताइएगा उत्तर अगर किसी को पता है तो। और एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो पहले आपने उत्तर देने का प्रयास किया होगा। अब मैं आपको उत्तर बता दूं दोस्तों, वाटसन व क्रिक ने नहीं किया था, बल्कि यह सिद्धांत एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत बीटल व टैटम ने दिया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो बीटल व टैटम, थोड़ा अंदर से प्रश्न पूछ लिया गया था, है ना, इसीलिए दिक्कत हो गई थी बच्चों को। तो प्रैक्टिस करने में ही ऐसे प्रश्न सामने आते हैं, तो इनको पकड़ के रखना, और हो सके तो अगर आपको याद नहीं रहता है तो नोट कर लेना, ठीक है दोस्तों। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। जीन को व्यक्त किया जा सकता है आनुवांशिकता की इकाई के रूप में, डीएनए का एक भाग होता है, उत्परिवर्तन की इकाई होती है, ठीक है। तो जीन को तीनों प्रकार से आप व्यक्त कर सकते हैं। उत्परिवर्तन की इकाई भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, उत्परिवर्तन की इकाई भी बोल सकते हैं, आनुवांशिकता की भी इकाई बोल सकते हैं, डीएनए का एक भाग भी बोल सकते हैं। तो इस कारण से इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी। आ गया ना मज़ा। और ये देखिए ऐसे फंसाता है, और एक चीज़ भी अगर इनमें से आपको नहीं पता होती तो आप लोग किसी एक को मार देते और हो जाता गलत, है ना। तो ऐसा फंसाता है ना। एक तो ऊपर युक्त सभी दे देता है, और एक तो क्या दे देता है, जब आपको दे देता है कि इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ऑप्शन होता है ना, डी वाला ऑप्शन, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है कभी कभी। अच्छा चलते हैं आगे। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं, तो इसी बात को एक बार एक दो एग्ज़ाम में पूछा था दोस्तों, एग्ज़ाम का नाम मैं भूल रहा हूँ, चलिए बता देता हूँ मैं आपको। जीन का वर्तमान नाम जॉनसन ने दिया था, जॉनसन ने। और जॉनसन कहाँ के वैज्ञानिक हैं मुझको बताइएगा कमेंट में। अच्छा दोस्तों, वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक एक थे, वाल्डेयर नाम सुना है आपने, वाल्डेयर, वाल्डेयर, वाल्डेयर ने क्या खोज किया बताइएगा, वाल्डेयर, ठीक है। कहने का मतलब है खोज नहीं, किसको नाम दिया है बोलिए, है ना। सर्वप्रथम किसका आनुवांशिकता से संबंधित किसी चीज़ का उन्होंने सर्वप्रथम, है ना, नाम दिया है, तो उसका नाम बताइएगा कि किसको उन्होंने नाम दिया है, और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है, तो कोशिका में दोस्तों एक तो आप, अच्छा एक प्रश्न मैंने छोड़ दिया क्या दोस्तों, जीन का वर्तमान नाम, अच्छा हाँ ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने। 9वां प्रश्न है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ, तो अगर आनुवांशिकता की इकाई बोले तो जीन है, और आनुवांशिक पदार्थ पूछे तो डीएनए है दोस्तों। क्या है, डीएनए है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि डीएनए जो है हमारे जो जंतु कोशिका है उसके केंद्रक में पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है, और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। और एक बात मुझको बताइएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होती है वो किस आकार में होता है ना, किस आकृति में होती है या किस आकार में होता है बताइएगा। जैसे कि आपको पता है कि इसमें तो थ्रेड के आकार का होता है केंद्रक में, है ना, तो वहाँ किस आकार का होता है मुझको बताइएगा। और मैंने एक और प्रश्न पूछा था आपसे सामने कि उस डीएनए में, है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है उसमें कितने जो है जीन होते हैं, ये मुझको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अच्छा जो है 10वां प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, तो चाहे डीएनए बोले चाहे आपको जीन बोले, खुराना जी थे, है ना, हमारे देश के हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ठीक है। तो सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण इन्होंने ही किया है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं आगे। हमारा जीव विज्ञान का आज का प्रश्न खत्म हो गया है, 10 प्रश्न, और मैं लगातार आनुवांशिकता को लेने वाला हूँ 2-4 प्रैक्टिस सेट में, ताकि आपको पूरी तरीके से इसका चीड़ फाड़ करके अच्छे से बता सकूं। बहुत सारे प्रश्न इसके अभी बाकी हैं, और आगे मैं डिस्क्राइब ज़्यादा करूंगा। आज डिस्क्राइब ज़्यादा नहीं किया क्योंकि ज़्यादा समय लग जाता है ना, आगे भी डिस्क्राइब करना है थोड़ा सा। कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें ज़्यादा बताना पड़ेगा।
तो चलते हैं दोस्तों, है ना। और अगला जो टॉपिक हमने लिया है, अगला जो सब्जेक्ट जो हमने लिया है वो है आपका भौतिकी, है ना। इसके भी 10 प्रश्न लिए हैं। और मैं बता दूं दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट जो है टेस्ट के समान है आपके लिए। जो पढ़ चुके हैं वो अपने आप को चेक कर लें, और जो नहीं पढ़े हैं उनको बहुत सारी नई नई बातें आपको जानने को मिलेंगी, और जो पढ़कर भूल चुके हैं उनको रिवाइज होते जाएगा, ठीक है। तो सभी के लिए फ़ायदा है। चलते चलिए मेरे साथ। और मैं तो यही बोलूँगा दोस्तों कि कुछ बातें करनी पड़ती है बीच में। और चलते हैं दोस्तों। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। तो दोस्तों बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, धूलकण, हीलियम और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पहले तो आपको देखिए, भाषा से आपको घुमा रहा है ना, विसरण शब्द का प्रयोग कर दिया और आपको पता ही नहीं है कि विसरण क्या होता है, और पता भी है तब भी आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। तो दोस्तों वास्तव में ये प्रकीर्णन के बारे में पूछ रहा है कि प्रकाश का जो है प्रकीर्णन वातावरण में कौन करता है। तो अब आप बता सकते हैं कि धूल कण करता है। तो लगा दीजिए आग पानी पे, है ना, और भी लगा दीजिए ऑप्शन। और देखिए अगला प्रश्न अपना, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, कैसा दिखाई देता है बताइए दोस्तों, है ना। बहुत सारे होशियार बच्चे हमारे साथ हैं, मुझको पता है। बताइए किसको दिखाई देता है, मतलब कैसा दिखाई देता है। तो अगर प्रेक्षक दिन में देखता है आकाश को चंद्र पर, तो कैसा दिखाई देगा। तो आपको पता है दोस्तों कि चंद्रमा में वायुमंडल कम है, क्योंकि मतलब कम है बोलता हूँ, वायुमंडल है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का मान जो है बहुत कम है ना। गुरुत्वाकर्षण का मान इतना नहीं है कि वहाँ वायुमंडल हो सके। तो इसीलिए वहाँ से अगर आप अगर चाहे दिन में देखें चाहे रात में देखें, आकाश जो है काला ही दिखाई देगा। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि अगर वायुमंडल पृथ्वी पर ना हो तो आकाश कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। तो डी ऑप्शन लगा दीजिए। चलिए चलते हैं। और प्रैक्टिस सेट का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि मैं बस उत्तर पर टिक लगाते जाऊं और चलते जाऊं, है ना। इससे आपको समझ में कैसे आएगा, ये तो बिल्कुल रट्टा जैसा हो जाएगा, है ना, जो कि गलत बात है। थोड़ा सा समझाना ज़रूरी है। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। अब बताइएगा, है ना, जो होशियार बच्चे हैं आप तैयार हो जाइए, बताइए। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है, उस बुलबुले से गुजरती हुई है ना, प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसी तरह, है ना, यहाँ पर लिखना था कि किसकी तरह व्यवहार करता है। तो अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, समतल अभिसारी लेंस, समतल अपसारी लेंस। तो बताइए दोस्तों किसकी तरह करता है। चलिए, आपकी अच्छी चेकिंग हो रही है इस प्रश्न में। तो वायु का बुलबुला दिखता तो कैसा है दोस्तों, दिखता तो आपको वायु का बुलबुला एक उत्तल लेंस के समान है, लेकिन कार्य कैसे करता है, कार्य करता है अवतल लेंस के समान, है ना। और अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस होता है अपसारी, पता है नहीं दोस्तों, और उत्तल लेंस होता है अभिसारी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी, अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा, वह बुलबुला अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। तो आया ना मज़ा। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न जो आए हुए हैं उनको देखने में बड़ा मज़ा आता है। बस आप लोग लगे रहिए मेरे साथ, और बहुत जल्द आपको बहुत सारे प्रश्नों से आप लोग अवगत हो जाएंगे। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। चलिए अगले प्रश्न पर। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि खून का रंग लाल है, ठीक है, इसलिए किया जाता है ना। प्राणी जीव जंतु लाल रंग पहचान सकते हैं। लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, लाल खतरे का प्रतीक है। तो आपने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा दोस्तों, और मैं आपको बता दूं सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा शायद, क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, ऐसा बोला गया है। प्रकीर्णित शब्द से आप परिचित हैं, लेकिन परिक्षेपित शब्द से आप परिचित नहीं हैं। परिक्षेपित का मतलब होता है घुल जाना, है ना। तो घुल जाना या बिखर जाना।
तो दोस्तों प्रकीर्णित मतलब क्या होता है, उसका मतलब भी वही फैल जाना होता है ना, या वायुमंडल में घुल जाना, है ना, एक प्रकार से घुल जाना। तो वही चीज़ तो पूछ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या होता है, सबसे कम परिक्षेपित होता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। मैंने पहले भी आपको पहले वीडियो में भी बताया कि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, अब बताइएगा कि समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों, बताइएगा दोस्तों। अधिक गहराई के कारण, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण, तो जल की ऊपरी सतह के कारण। एक बच्चा बोल रहा था दोस्तों कि जल के नीले रंग के कारण। तो जल क्या नीला रंग का होता है क्या, बताइए। जल नीला रंग का होता है क्या, बताइए। नहीं होता है ना। तो इसीलिए गलत हो गया उसका। तो वैसे तो गलत होना ही था भाई, वो तो है ना। लेकिन जिसको नहीं पता होता है, जो नहीं पढ़ा होता है ना, वो 100% तुक्के में गलत मारता है। इसीलिए प्रैक्टिस मस्ट है। अच्छा, समुद्र नीला इसीलिए प्रतीत होता है दोस्तों क्योंकि भाई आकाश नीला दिखाई देता है ना आपको। तो आकाश के जो है परावर्तन के कारण तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन को आप लोग टिक लगा दीजिए। और ये देखिए, ये जो है बंगाल के पीएससी में पूछा गया था प्रश्न है, बहुत पहले पूछा गया था और अभी ये कई बार पूछा जा चुका है प्रश्नों, है ना, पेपरों में, चाहे रेलवे के पेपर में बोलो, चाहे किसी एसएससी में बोलो, है ना, या किसी अन्य प्रश्न पेपरों में बोलिए। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और सूर्योदय जो है और सूर्यास्त के समय, है ना, वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है, तो बताइए दोस्तों क्यों छा जाती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इसका आंसर है दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या इसी को इंग्लिश में रिफ्रैक्शन बोलते हैं, है ना, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। और मैं बता दूं दोस्तों आपको कि ये सिर्फ भाषा को चेंज करके दिया हुआ है। ये आपको पूछता ये ऐसा था पहले कि सूर्य जो है सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय लाल क्यों दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, तो अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। और उसी को घुमा के पूछा हुआ है। और देखिए शब्द और भाषा में जो है चेंज करके आपको कैसा घुमाता है वो। तो ये सब बातें जो है प्रैक्टिस से सीखने को मिलती हैं। और अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में भी घुमाने का कोशिश किया है आपको, देखते हैं कितने लोग सफल होते हैं। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो बताइए किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तुक्का मत मारिएगा दोस्तों, तुक्का कभी कभी सही होता है। अच्छा, बैगनी, पीला, लाल, नीला, तो बताइए दोस्तों इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो चाहे प्रिज्म बोले चाहे इंद्रधनुष बोले, बात एक ही है दोस्तों, बस घुमाया है आपको। प्रिज्म न देकर आपको दे दिया है क्या, इंद्रधनुष, और बात एक ही है, बैगनी का विक्षेपण ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। और अपवर्तनांक क्यों ज़्यादा होता है दोस्तों, ये बताइए मुझको। क्योंकि इसका जो है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है ना, इस कारण से इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। और बताइए दोस्तों, और इसी कारण से क्या होता है, इसी कारण से इसका विचलन बोले चाहे विक्षेपण बोले, दोनों जो है अधिक होता है, ठीक है। एक ही शब्द है वो, विचलन बोलो चाहे विक्षेपण बोलो, एक ही शब्द है। इसी कारण से जो है बैगनी रंग का जो है विक्षेपण सबसे अधिक होता है, चाहे इंद्रधनुष में बोलो चाहे प्रिज्म से बोलो, ठीक है। तो और सबसे कम विक्षेपण किसका होता है, लाल का होता है। किसका होता है, लाल का होता है। तो एक ही प्रश्न, है ना, से बहुत सारे तथ्य निकल कर आते हैं, सबको याद रखिए। सबसे प्रश्न बनता है, ऐसा प्रश्न बन सकता है कि किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो सबसे कम किसका होता है, लाल प्रकाश का, और सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी प्रकाश का, ठीक है। तो अपवर्तनांक जो है बैगनी प्रकाश का ज़्यादा होता है, तो इसलिए विचलन भी ज़्यादा होता है, ठीक है। या विक्षेपण भी, अगर विक्षेपण शब्द बोलो तो भी
वही बात है। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। और तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। तो ये पूछ रहा है दोस्तों कि तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? किस नियम द्वारा? क्या वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का विवर्तन? तो दोस्तों मैं ऑप्शन इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको अपना उत्तर सोचने में समय मिल जाए। ठीक है, और आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। और चूँकि ये एक टेस्ट के समान है तो टेस्ट के समान दीजिए दोस्तों, है ना, तब आएगा मज़ा। अच्छा, और अगर कमेंट करके बता सकते हैं आप कितना प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं तो वो भी बताइएगा। ठीक है, बाकी सब कमेंट करने के लिए आपके पास समय होता है, लेकिन आप ये नहीं बता पाते हैं कि, है ना, कि इसका उत्तर क्या है और इसका क्या है ना, कितना उत्तर आपने सही कर पाया। ये तो आप लोग सिर्फ सेकंड में बता सकते हैं ना दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, तो इसका उत्तर मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक ही बात है इसमें, वायुमंडलीय अपवर्तन। और क्या एक ही बात है मैं बताना चाह रहा था, एक ही बात मैंने क्यों बोला, ये पूछना चाह, अगर ऐसा भी पूछता ना कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं, है ना, दूर होते हैं, है ना, जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, फिर क्या होता है, फिर थोड़े समय के बाद थोड़ा सा पास प्रतीत होते हैं, फिर दूर प्रतीत होते हैं, ये सब किसके कारण होता है दोस्तों? ये इसके कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं, तब भी क्या होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, या ऐसा प्रश्न पूछ लिया है कि भाई जितनी ऊंचाई पर होते हैं उससे अधिक ऊंचाई पर क्यों प्रतीत होते हैं, तब भी आप बोलेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो बहुत अच्छा प्रश्न है और कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे प्रश्नों पर चलते हैं। और भौतिकी के भी प्रश्न हमारे अब ख़त्म ही होने वाले हैं। उसके बाद हम लोगों के पास इतिहास के भी प्रश्न हैं, भूगोल के भी प्रश्न हैं, और किसके प्रश्न हैं दोस्तों, और संविधान के भी प्रश्न हैं। चलिए आगे चलते हैं। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन मतलब चमकहीन होता है? तो यह एक प्रकाशीय भ्रम है, इसका कारण परावर्तन है, इसका कारण अपवर्तन है, इसका कारण प्रकीर्णन है। क्या कारण है दोस्तों? इसका कारण प्रकीर्णन तो नहीं है, तो प्रकीर्णन ना लगा दीजिएगा, है ना। अधिकतर बच्चे प्रकीर्णन लगा देते हैं, एक तो अपवर्तन लगा देते हैं, है ना। क्यों लगाते हैं? क्योंकि इन्हीं के प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, है ना, जबकि होता है इसका कारण जो है परावर्तन होता है। ठीक है, और बालू जो है थोड़ा सा चमकीला दिखाई पड़ता है, सूखा बालू, है ना। क्यों चमकीला दिखाई पड़ता है? क्योंकि वहाँ उससे परावर्तन होता है प्रकाश का, उससे प्रकाश का परावर्तन होता है, एकदम याद रख लीजिए। ठीक है, और जबकि गीला जो बालू होता है वो जो है परावर्तन नहीं कर पाता है अच्छे से, यह बात भी याद रखिए। अगर आपसे पूछ ले कि गीला बालू जो है द्युतिहीन क्यों होता है, क्योंकि वह जो है प्रकाश का परावर्तन अच्छे से नहीं कर पाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। 60वां प्रश्न हमारा है, ये भी गजब प्रश्न है, पेरिस्कोप से संबंधित है। एक प्रश्न और बनता है पेरिस्कोप में कि जो इसमें दर्पण जो लगे होते हैं वो किस कोण पर लगे होते हैं। कमेंट करके मुझको बताइएगा, और नहीं पता होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? तो क्या अवतल लेंस प्रयोग होता है, कि अवतल दर्पण, कि समतल दर्पण, कि इनमें से कोई नहीं? तो लगे, कई लोग जो पढ़े नहीं होते उनको लगता ये है कि कोई सिंपल दर्पण तो प्रयोग होगा ही नहीं, समतल दर्पण, एक तो अवतल दर्पण प्रयोग होगा, या तो हो सकता है कि अवतल लेंस प्रयोग में आ जाए, लेकिन होता है इसमें समतल दर्पण का प्रयोग है दोस्तों, समतल दर्पण का प्रयोग होता है पेरिस्कोप में। तो ये बात को आप लोग याद रखिएगा, पेरिस्कोप में समतल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, ये सब भी हम लोग सामने आगे जब प्रश्न आएंगे तब देखेंगे। और ये सब भी बहुत पूछे जाते हैं, अवतल दर्पण के प्रयोग पर जो है उसके पर क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण के प्रयोग, ये सब भी बहुत पूछे जाते हैं। तो मैंने पूछा दोस्तों कि समतल दर्पण
जो है किस कोण पर लगे होते हैं पेरिस्कोप में, उस कोण को मुझको बताइएगा। जो पढ़ा होगा वो बता पाएगा, बाकी लोगों से है ना उम्मीद नहीं की जा सकती है ना। अब जो नहीं पढ़ा है बेचारा वो क्या बताएगा। वो लोग क्या है लगे रहे है ना, क्या है सभी होशियार बन जाते हैं पढ़ते पढ़ते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं, और जो पढ़ता है वो होशियार बन जाता है दोस्तों, है ना। समय सबके पास कम होता है लेकिन मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, और मजबूरियों को कोसने से कुछ नहीं होता, बस अपने को क्या है उनको हैंडल कर, जितना हो सके हैंडल करना है मजबूरियों को, और जितना हो सके मेहनत करना है। चलिए चलते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, ये भूगोल का प्रश्न आ गया। और अगर आपको पता है तो उत्तरी सीमा में जो है दोस्तों क्या है बताइए, सबसे उत्तर में हमारा कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर है ना। तो जम्मू कश्मीर में आप देखते होंगे कि वहाँ पर है हिमालय, हिमालय है ना, तो हिमालय ही को लगा दीजिए दोस्तों, टिक, हिमालय को टिक लगा दीजिए और यही सही उत्तर हो जाएगा। वास्तव में हिमालय फैला बहुत दूर तक है, लेकिन उत्तरी सीमा अगर देखा जाए तो उधर भी क्या है, हिमालय ही तो है ना। हिमाचल प्रदेश में देखो आप, चाहे जम्मू कश्मीर में देखो आप, हिमालय ही तो फैला हुआ है उधर, तो उत्तरी सीमा में हिमालय है। अच्छा, हिमालय आ गया है तो एक बात बता दूं क्या, चलो बता देता हूँ। हिमालय जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक फैला हुआ है ना। और असम का जो है जो सबसे लास्ट जो अगर चोटी देखे भारत में तो नामचा बरवा है, जो कि कई बार पूछा जाता है आपको, नामचा है ना, बरवा बोलते हैं है ना, नामचा बरवा। और अगर हम लोग इधर देखें जम्मू कश्मीर तरफ देखें तो उधर जो है सबसे लास्ट चोटी है नंगा पर्वत, क्या, नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत भी पूछा जाता है कई बार कि जम्मू कश्मीर की सबसे है ना लास्ट चोटी जो है, जो हिमालय का जो सबसे लास्ट चोटी है इधर जम्मू कश्मीर की तरफ है ना, या बोले आपको इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम, हाँ पश्चिम की तरफ सबसे लास्ट जो चोटी है वो कौन सी है, तब आप बताएंगे नंगा पर्वत। ठीक है, तो ये बात है। चलो हिमालय आया तो मैंने कुछ बातें बता दी आपको। अच्छा, हिमालय के बारे में और जो देखिए हिमालय के बारे में ही और एक प्रश्न आ गया है। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है, तो वलित पर्वत का प्रकार है ना, वलित पर्वत का प्रकार है दोस्तों। इसकी ऊंचाई बढ़ती ही जा रही है, आपको पता है ना, इसकी ऊंचाई बढ़ती ही जा रही है। ऐसे पर्वत जिसकी ऊंचाई अभी तक बढ़ रही है उनको कहते हैं वलित पर्वत। और 8,848 था पहले, अब हो गया है 8,850 मीटर, है ना। इस बात को भी याद रखिएगा, अगर आपके सामने प्रश्न आ जाता है तो बना सकते हैं। ठीक है, पहले 8,848 मीटर था, अब 8,850 मीटर हो चला है। इसके सबसे ऊंचे चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। ठीक है, चले आगे। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की अगर बात करें तो भारत में दोस्तों हालांकि वो पाक अधिकृत क्षेत्र में चले गया है, लेकिन है गॉडविन ऑस्टिन, है ना। तो कभी कभी इसी कारण से देखिए, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, K2 बोलते हैं। गॉडविन ऑस्टिन को सबसे ऊंची चोटी है भारत की, और इसी को K2 भी बोलते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि चूँकि ये पाक अधिकृत क्षेत्र में चले गया है तो कभी कभी ये ऑप्शन में नहीं रहता है, तो ऑप्शन में आपको कंचनजंगा मिलेगा, है ना, कंचनजंगा मिलेगा। और क्या अगर ऐसा पूछा जाए कि वर्तमान में जो भारत की सीमा के अंतर्गत है ना, तब भी आप कंचनजंगा को ही लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब वो जो है पाक के क्षेत्र में चले गया है, पाक अधिकृत क्षेत्र में चले गया है गॉडविन ऑस्टिन। अब देखिए अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो भारत में हिमालय की देखिए इसमें दिया नहीं हुआ है गॉडविन ऑस्टिन, इसमें नंदा देवी दिया हुआ है, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, धौलागिरी दिया हुआ है। तो कंचनजंगा मैंने बताया सबसे ऊंची पर्वत चोटी है भारत की, है ना। अगर भारत में देखा जाए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी देखा जाए तो कंचनजंगा मानी जाएगी वर्तमान में। और अगर आपसे डायरेक्ट पूछता है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो आप लोग गॉडविन ऑस्टिन भी लगा सकते हैं, है ना। कब लगाएंगे, जब क्या है
आपको डायरेक्ट पूछा रहेगा कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ऐसा ना पूछा रहे कि वर्तमान में, है ना। अगर वर्तमान में पूछ रहा है ना, तब वो जरूर कंचनजंगा के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। वैसे तो हम लोग भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन को ही मानते हैं, क्योंकि हमारा ही था वो, है ना। पाक ने हमारे से, है ना, पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ था, जब पाक अधिकृत क्षेत्र बन गया था जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर का कुछ भाग पाक अधिकृत क्षेत्र बन गया था, तब उसके क्षेत्र में चले गया था। चलिए दोस्तों चलते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे, नंदा देवी का जो नंदा देवी चोटी है हिमालय पर्वत की, वो किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों, ठीक है, उत्तराखंड में है। अच्छा बताइएगा, धौलागिरी जो चोटी है ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, जिनको पता है, जो पढ़ चुके हैं, वो बताइएगा। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो सोचिए, बताइए दोस्तों। और सह्याद्री, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा। तो जो हिमालय जो सबसे ऊंचा है वही सबसे नवीनतम है। अब सोचिए कौन गेस कर पाएगा इसको, जो पढ़ा होगा वही बना पाएगा, है ना। और अरावली जो है सबसे जो प्राचीनतम पर्वतों में से एक है ना, अवशिष्ट पर्वत है। और किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। और मैंने हिमालय को बताया कि वो वलित पर्वत है, ठीक है। सतपुड़ा को जंगलों की रानी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। सह्याद्री को ही क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट कहा जाता है। पश्चिमी घाट, समझ रहे हैं बात को? पश्चिमी घाट कहा जाता है। और कुछ बता दूं क्या इसमें? हाँ चलिए अभी चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? फिर से वही प्रश्न घुमा घुमा के बार बार आए हुए हैं ना, इसलिए आपको फिर से वही प्रश्न दे दिया है कि कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत का पूछ रहे हैं ना, एवरेस्ट मत लगा दीजिएगा, भारत में नहीं है ये, है ना, ये नेपाल में है, ठीक है दोस्तों। एवरेस्ट जो है नेपाल पर है, और नेपाल में है। और नेपाल में इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? नेपाल में इसको कहा जाता है सागर माथा। क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है, ठीक है। और तिब्बत में इसी को चोमू लुंगमा बोलते हैं। चोमू, है ना, चोमू लुंगमा कहते हैं, ठीक है। तो चोमू लुंगमा। और ये प्रश्न भी बन चुके हैं ना, ऐसा मत सोचिएगा कि इम्पोर्टेंट नहीं है ना, इम्पोर्टेंट जो है वही बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, इसमें गॉडविन ऑस्टिन इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि वो पाक अधिकृत क्षेत्र में चले गए, है ना, क्षेत्र में चले गया है। और उसको दिया रहेगा ना तो उसी को लगा सकते हैं। कब लगाएंगे? जब वर्तमान लिखा ना रहो, है ना। अगर ऐसा पूछ दे कि भारत में वर्तमान में कौन सा सबसे ऊंचा चोटी है, तब कंचनजंगा ही लगाना पड़ेगा। और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ऐसा पूछे और उसमें गॉडविन ऑस्टिन हो, है ना, तब आप लोग गॉडविन ऑस्टिन लगाएंगे, ठीक है। बात को समझ रहे हैं? वर्तमान में नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कंचनजंगा, तो ये तो इसका तो उत्तर आप लोग जान रहे हैं, कंचनजंगा। और कहाँ पर है कंचनजंगा बताइएगा मुझको कमेंट करके। चलिए आप, है ना, कितना बात आप बताएंगे, मैं ही बताता हूँ। सिक्किम में है, सिक्किम में है, ठीक है। और दार्जिलिंग दोस्तों बहुत फेमस जगह है जो हिमालय से संबंधित। और कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, वो भी पूछा जाता है। हिल स्टेशन है, ज़बरदस्त हिल स्टेशन, वो भी पूछा जाता है ना, इसीलिए बता रहा हूँ। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो टेथिस सागर, है ना, पहले वहाँ पर टेथिस सागर था बोलते हैं, और उससे हुआ है, टेथिस सागर से आपका हुआ है, तो इसीलिए टेथिस भूसन्नति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेथिस भूसन्नति। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो है ये भूसन्नति वाला जो प्रोग्राम जो है, या मैं बोलूं सिद्धांत जो है, किसने दिया है बताऊं क्या दोस्तों मैं? इम्पॉर्टेंट है, कोबर ने दिया है, ठीक है। जर्मनी के थे कोबर नामक वैज्ञानिक ने दिया है। और अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। टेथिस जो है टेथिस भूसन्नति से हुई है हिमालय की उत्पत्ति। वैसे तो अलग अलग थ्योरी है इसकी, है ना। और अगर भूसन्नति वाली बात की जाए तो टेथिस जो सागर है उसके भूसन्नति से बना है हिमालय। और यह सिद्धांत किसने दिया है? जर्मनी के महान वैज्ञानिक कोबर ने दिया है, ठीक है दोस्तों। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक के नाम से जाना जाता है। जो सबसे आखिरी जो सिरा है हिमालय का,
आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं दोस्तों, वो जो है शिवालिक है हमारे तरफ, और नंदा देवी स्थित है। तो देखिए प्रश्न आ भी गया, मैंने आपसे पूछा भी था, पूछा नहीं था, बताया था आपको कि उत्तराखंड राज्य में है, और देखिए पूछ भी लिया, और बी ऑप्शन है। ठीक है, उत्तर बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, उत्तराखंड में है। और अगर पूछे उत्तराखंड में क्या है, तो उत्तराखंड में देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में हिमालय के जो है बहुत सारे पर्वत चोटी हैं, उनमें से कुछ का नाम मैं बता देता हूँ। देखिए वहाँ पर ही है केदारनाथ, क्या है, केदारनाथ, और है आपका कॉमेट है, कॉमेट, वहीं पर बंदरपूछ है, बंदरपूछ नाम का क्या है, चोटी है ना, बंदरपूछ है, इसका मतलब ये नहीं है कि बंदर का पूछ है, बंदरपूछ नाम का चोटी है, बंदरपूछ। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इनको याद रख लीजिए। और कॉमेट जो है ये भी बहुत बार पूछा गया है, केदारनाथ पूछा जाता है, बद्रीनाथ भी वहीं पर है। ठीक है, और अगला प्रश्न ये बद्रीनाथ से ही संबंधित है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था। वैसे जो है बद्रीनाथ जो है कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, लेकिन इसमें राज्य नहीं पूछा है दोस्तों। अगले प्रश्न में आप लोग देख रहे होंगे, बद्रीनाथ अवस्थित है कुमायूं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री में, ट्रांस हिमालय में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसको, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है ना, 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय पहला भाग है पंजाब हिमालय, और दूसरा भाग क्या है दोस्तों, दूसरा भाग अगर अपन देखें तो कुमायूं हिमालय है, तीसरा जो भाग है वो नेपाल हिमालय है, और चौथा भाग देखें तो वो उसको बोलते हैं असम हिमालय। ठीक है, अगर ये प्रादेशिक विभाजन करें तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो कुमायूं हिमालय में देखिए उत्तराखंड वाला जितना भी भाग है ना वो कुमायूं हिमालय में आ जाता है, और नेपाल वाला जितना भाग है वो नेपाल हिमालय में आता है। इधर असम वाला जितना भाग है असम में आ जाता है ना, असम हिमालय जो है, असम वाला जितना भी भाग है वो असम हिमालय में आता है। ठीक है, और असम में ही मैंने बताया आपको कि नामचा बरवा नामक क्या है, पर्वत से जो है पर्वत चोटी है। ठीक है, अच्छा बीच में एक प्रश्न भी था वो जो छूट गया शायद, हाँ एक प्रश्न भी था दोस्तों, हाँ मैं उसको अभी बताता हूँ आपको। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ तो इधर पंजाब हिमालय है ना, तो पंजाब वाला जितना भी भाग है उधर हिमाचल प्रदेश वगैरह, जम्मू कश्मीर वगैरह है ना, उधर वाला जितना भी भाग है वो वाला हिमालय जो है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय में आता है। ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा। अच्छा, तो उत्तराखंड वाला जो भाग है वो किस हिमालय में आता है, कुमायूं हिमालय में, है ना। तो बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित होगा, कुमायूं में। ठीक है, अच्छा पेन पकड़ा नहीं है दोस्तों, मैंने पेन पकड़ लेता हूँ। अच्छा ए लगा दीजिए। ठीक है, अच्छा मैं बोल रहा था 7वां प्रश्न हमारा छूट गया है ना, निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। तो मैंने आपको बता दिया है, असम में है नामचा बरवा, और इसमें लिखा हुआ है नामचा बारवे, तो एक ही बात है, उसको ही लिखा हुआ है, नामचा बरवा पढ़ सकते हो आप लोग, या नामचा बारवे भी दे सकते हैं ऑप्शन में। ठीक है, जरा सा होता क्या है, उधर की भाषा है कुछ, है ना, कुछ टेढ़ी मेढ़ी रहती है, तो क्या है कभी स्पेलिंग के इंग्लिश में लिखा जाता है दोस्तों, अक्सर करके ये सब भाषाएं, है ना, ये सब इन सब चोटियों का नाम जो है इंग्लिश में लिखा जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर ऐसा वाह है तो हम लोग बरवा पढ़ लिए, है ना, और हो सकता है कि उसी को किसी ने वे पढ़ लिया, तो ये सब समस्या हो जाती है, और कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, अच्छा मैंने पिछले जो वीडियो में सोलर सिस्टम से प्रश्न उठाया था, इस बार मैंने पर्वत वाले से उठा लिया है। तो मैं चाहता ये हूँ दोस्तों कि अलग अलग टॉपिक से आपको स्वाद चखाता रहूँ, नहीं तो आप एक ही टॉपिक में बोर हो जाएंगे। वैसे बहुत सारा प्रश्न सोलर सिस्टम वाले से भी बाकी है, उसको फिर से मैं प्रैक्टिस सेट्स में, है ना, अपने अगले प्रैक्टिस सेट में फिर से उनको लाऊंगा, और अलग अलग आपको स्वाद चखाते रहूँगा। वैसे भी क्या है, प्रश्न पेपर में क्या होता है कि अलग अलग, है ना, अलग अलग प्रश्न पूछते हैं ना, ऐसे थोड़ी है कि इसी टॉपिक से प्रश्न पूछेगा। तो आपके सामने ये टेस्ट के समान अलग अलग टॉपिक, है ना, हमेशा अलग अलग टॉपिक आता रहेगा। अगर जो पढ़ा हुआ है वो बिंदास सॉल्व करने का प्रयास करे, जो नहीं पढ़ा हुआ है उसको नई नई बातें जानने को मिलते रहेंगी। ठीक है, और जो पढ़कर भूल चुका है उसका रिवाइज होता रहेगा। ठीक है दोस्तों,
तो चलते हैं आगे, और हमारा भूगोल का भी सब्जेक्ट आज का कंप्लीट हुआ। अब अगला देखते हैं सब्जेक्ट। अगला सब्जेक्ट हमारा संविधान दिखाई दे रहा है। इसमें भी 10-11 प्रश्न आज मैंने लिए हैं, और मैं आज सोच रहा हूँ कि आपको ये बताते इनको है ना, इनका उत्तर बताते बताते ही कुछ ट्रिक्स इसी में दे दूँ, है ना। इसका और अलग से क्या ट्रिक बनाना है ना दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ट्रिक इसी में दे दूँगा। आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों, है ना, कि वीडियो कैसा लग रहा है, और आगे मैं इसको कंटिन्यू करूं कि ना करूं, क्योंकि मेरे और भी बहुत सारे काम है ना। और चलिए चलते हैं। 14वां प्रश्न है, दिया हुआ है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है। तो ये पूछ ले गजब प्रश्न। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो मैंने बताया था क्या दोस्तों आपको, कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। लेकिन आयरलैंड के साथ स्पेन को भी चिपका दिया है। अब क्या करें, क्या यूएसए वाला लगा दें, यूएसए और यूके वाला, कि जापान और कोरिया वाला लगा दें दोस्तों। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना कहाँ से ली गई है, या अंगीकार मतलब भी वही है कि कहाँ से, है ना, अंगीकार की गई है। तो आयरलैंड व स्पेन का जो नीति निर्देशक तत्व है एक ही समान है दोस्तों, है ना। तो आप लोग दोनों को टिक लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो खुश हो जाइए, और आज इसका ट्रिक सुन ही लीजिए, आयरलैंड से कौन कौन से आए हैं, और आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। आयरलैंड से आई है हमारे मन की रानी, कौन आई है, मनो रानी आई है, मनो रानी। तो है ना, हमारे संविधान में कौन आई है, मनो रानी आई है। तो मनो से दोस्तों होता है मनोनयन का पद, और राज से होता है दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, और नी से होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोले, चाहे डायरेक्ट नीति निर्देशक तत्व बोले। ये जो है, ये चारों जो है है ना, ये तीनों जो है आयरलैंड से लिए गए हैं, और इससे बाहर प्रश्न में पूछेगा ही नहीं आयरलैंड से, है ना, इस बात को याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अगर बोलता है तो आयरलैंड है दोस्तों, तो आयरलैंड है। और अगर राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन प्रक्रिया बोले, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, तो वो जो है आयरलैंड से नहीं लिया गया है, वो जो है जापान से लिया गया है। ठीक है, जापान से सिर्फ एक ही चीज़ ली गई है, वो है राष्ट्रपति का की निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये दो जो है देश का आपको याद हो गया। और चलिए, और मैं आगे प्रैक्टिस सेट में भी आपको ट्रिक बताऊंगा इससे संबंधित, और आज भी 1-2 ट्रिक और बताऊंगा, तो बिल्कुल चलते रहिए मेरे साथ। 15वां देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था। तो अब बताइए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि देखिए बोल क्या रहा है, राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम। अब राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन जो करता है उसी को तो मनोनयन बोलते हैं, उसी को तो बोलते हैं दोस्तों। जो 12 लोगों को जो चुनता है ना, उसी को तो बोलते हैं ना। अगर आपको पता है जरा भी तो आप समझ जाएंगे। और पूछ उसी चीज़ को रहा है कि मनोनयन का पद कहाँ से लिया गया है, तो मैंने अभी आपको ट्रिक से बताया है, और लगा दीजिए इसलिए बी, आयरलैंड। अब चलते हैं आगे। तो संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। तो ऐसे भाषाओं में ऐसे घेरता है आपको ना कि आप परेशान हो सकते हैं, इसीलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, और प्रैक्टिस करके खुश होते रहिए, और थैंक यू नहीं बोल सकते तो बुरा भी कुछ मत बोलिएगा दोस्तों। ठीक है, और संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय। देखिए एक प्रश्न यहाँ पर ये बन रहा है कि जो है संविधान का संरक्षक किसको कहा जाता है, बताइए दोस्तों। संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है, और किसी भी प्रकार का अगर संविधान का कोई उल्लंघन कर रहा है तो आप लोग जो है सर्वोच्च न्यायालय में आप लोग क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। ठीक है, चाहे प्रधानमंत्री करे, चाहे
आपका राष्ट्रपति अगर है ना राष्ट्रपति करे, और आपको पता है ही कि केशवानंद भारती वाले जो है ना बनाम केरल में क्या हुआ था, प्रधानमंत्री के जो संसद के खिलाफ है ना, और प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई और जीत गए है ना, और जो है और जीत गए है ना। केशवानंद जो हमारे केरल के बहुत महान जो सुधारक थे है ना, वो आखिर जीत ही गए और हमारे संविधान को बचा लिया है ना, हमारे संविधान के मूल ढांचे को बचा लिया। तो ये बात तो है कि प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है, ठीक है। तो यह जो चीज़ है संविधान के संरक्षक के रूप में जो है सर्वोच्च न्यायालय जो होता है ना, इसको कहाँ से लिया गया है, तो ये है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, और अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, अमेरिका के संविधान से। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 70वां देखिए, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? ठीक है दोस्तों, बढ़िया प्रश्न है ना। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता लिखी गई है ना। भारतीय संविधान बोलता है कि यहाँ का हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, ठीक है, हर एक व्यक्ति को समानता प्राप्त है, और आपस में बंधुता की संकल्पना करनी है, बढ़ाना है बंधुता को है ना, बनाए रखना है। ऐसी जो संकल्पना है किससे प्रेरित है हमारे संविधान में? तो ये जो है फ्रांस से प्रेरित है दोस्तों। कहाँ से प्रेरित है? फ्रांस से प्रेरित है, और फ्रांस से सिर्फ यही चीज़ बस आई है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर देखें तो हाँ एक चीज़ और है, फ्रांस से एक चीज़ और है, दो चीज़ याद रखेंगे तो फ्रांस कंप्लीट है ना। जो है फ्रांस से एक चीज़ और लिया गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है। भारत एक गणतंत्र है, ये कहाँ से लिया गया है? भारत का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, या भारत एक गणतंत्र है ना, तो वो ये चीज़ जो है हमारा फ्रांस के अवधारणा से लिया गया है, ठीक है, कि भारत एक गणराज्य होगा। ये कहाँ से लिया गया है? ये जो है फ्रांस से लिया गया है। चलते हैं आगे, और अगला प्रश्न आपको और भी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा, क्योंकि ये भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने है ना, किस औपनिवेशिक शासन से उधार लिया था? ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आ गया आपके सामने दोस्तों। 18वां प्रश्न जो है बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या बोल रहा है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताइएगा। 1 मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ फिर से। चलिए दोस्तों बताइए, तो भारत में कलेक्टर का पद कहाँ से है ना। तो ये देखिए प्रश्न का शब्द ही है ना, भाषा ही ऐसा उल्टा पुल्टा घुमा दिया है, समझ में ही कभी कभी देखिए नहीं आता है। देखिए भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, तो ये क्या है ना। तो औपनिवेशिक शासन तो कभी भारत में था नहीं है ना। भारत में किनका राज्य था? इंग्लैंड का। तो औपनिवेशिक शासन से ऐसा है ना बोलना चाहिए था कि औपनिवेशिक जो है औपनिवेशिक शासन से उधार लिया था कलेक्टर का पद, तब थोड़ा समझ में आता। तो ने डाल दिया बीच में, तो ये जो देखिए भाषा ही गलत कर दिया है ना। इस कारण से कई बार तकलीफ़ हो जाती है बच्चों को। तो सीधी बात यह है कि अपने को क्या करना है, जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको स्पष्ट रूप से याद रखना है कि भाई कलेक्टर का जो पद है वो तो इंग्लैंड ने लाया था ना दोस्तों, इंग्लैंड ने लाया था। तो उस चीज़ को याद रखिए, बस बात ख़त्म। और विधि के समक्ष समता लिया गया है, तो विधि के समक्ष समता जो है ये जो चीज़ है दोस्तों, ये भी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन बोले चाहे विधि के समक्ष समानता बोले, ये जो है इंग्लैंड से लिया गया है। जबकि विधि का समान संरक्षण पूछे है ना, विधि का समान संरक्षण, देखिए अंतर है। विधि के है ना समान समता, विधि का जो है सबको समान मिलेगा, ठीक है, समता। लेकिन विधि का जो समान संरक्षण, ठीक है, ये जो है अमेरिका से लिया गया है, अंतर है। अच्छा, और क्या बताना चाह रहा था मैं, हाँ, इंग्लैंड के लिए मैं ट्रिक बताता हूँ आपको कि इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया है। तो आप लोग याद रखिए, ज़बरदस्त ट्रिक है। 1 मिनट
ये जो है बाहर चले गए हम लोग। कहाँ पर थे? संविधान में थे हम लोग। और कौन से प्रश्न पर आए थे दोस्तों हम लोग? हाँ, विधि के समक्ष समता। तो ये चीज़ इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, मैंने आपको बताया। अभी मैं इंग्लैंड के लिए आपको ट्रिक बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रमम संवी एकलम बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रिक है, ये ब्रिटेन के लिए ट्रिक है, ठीक है। तो प्रा से होता है प्रधानमंत्री का पद। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये ब्रिटेन से ही लिया गया है। ये भी मंत्रिपरिषद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और मंत्रिपरिषद की जो लोग है ना व्यवस्था होती है, वो तो कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। लेकिन मंत्रिपरिषद का है ना सामूहिक अगर बोला जाए आपको, सामूहिक जिम्मेवारी है ना, सामूहिक उत्तरदायित्व जो है, ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी जो है ब्रिटेन से बोलो चाहे इंग्लैंड से बोलो एक ही मतलब है ना, चाहे इंग्लैंड से बोलो एक ही मतलब है। और संवी एकलम, तो प्रमम संवी एकलम बोला मैंने ना, तो संवी, तो सा, ये जो ऊपर में सा बिंदु लगा है ना, तो ये जो सा है, संसदीय प्रणाली जो है, ये भी कहाँ से ली गई है? ये भी जो है ब्रिटेन से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है दोस्तों, ठीक है। और वी से होता है विधि का शासन या विधि के समक्ष समता। विधि के सामने जो है सबको क्या होगा? विधि के सामने सभी समान होंगे, ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और अमेरिका के लिए मैंने क्या बताया कि विधि का समान संरक्षण, मतलब विधि का सबको समान संरक्षण मिलेगा, ठीक है। समान, अगर कोई किसी का कत्ल कर देता है तो उसके विरुद्ध में है ना, कि कोई भी हो उसके विरुद्ध में कार्यवाही होगी, है ना। या कोई किसी को धमकी देता है तो सबको है ना विधि का समान संरक्षण प्राप्त होगा, ठीक है। हाँ, तो ये बात आप समझ गए होंगे अब मैं क्या बोलना चाह रहा था। और विधि का शासन बोले या विधि के समक्ष समता, जो जब बोले विधि के है ना, विधि का शासन बोले या विधि के समक्ष समता बोले, तब आप क्या बताएंगे? ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन या इंग्लैंड। चाहे तो आप इंग्लैंड बोल सकते हैं या उन्हीं को क्या बोलते हैं दोस्तों? उन्हीं लोगों को बोलते हैं हम लोग यूनाइटेड किंगडम या यूके बोलते हैं। तो बात एक ही है। और एकलम से होता है जो एकल नागरिकता जो ली गई है भारत में, वो एकल नागरिकता जो है यहीं से ली गई है, ब्रिटेन से, ठीक है। तो प्रमम संवी एकलम, इसको लिख कर रख लीजिए अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो, और लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो एकलम से क्या हो रहा है ना, एकलम से क्या हो रहा है दोस्तों? एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? यह भी ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है, चलते हैं। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये देखिए, शब्द का हेर फेर है बस, है ना। और सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा आप सोचिए कहाँ से ली गई है? तो मैंने अभी आपको बताया संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। तो लगा दीजिए इंग्लैंड। शब्दों पर देखिए, अगर आप लोगों को पता है ना तो शब्दों से आपको नहीं घबराना है, ठीक है। भाषा और शब्द से आपको बहुत फंसाने का प्रयास करता है, और इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपका डर खत्म हो जाए, किसी भी प्रकार से पूछ ले आप बता पाएँ, ठीक है। तो संसदीय प्रणाली मैंने अभी अभी आपको बताया कि इंग्लैंड से लिया गया है, तो 20 का ए, ठीक है दोस्तों। चले आगे, तो चलते हैं आगे, और रुक जाइए मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। 21वें में पहुँच गए हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। अच्छा, कितना प्रश्न बाकी है हमारे पास? मैंने 10-11 प्रश्न इसके संविधान के भी लाए हैं, तो आपको अच्छा भी लग रहा होगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस से लिया गया दोस्तों, रूस से। और रूस से एक और चीज़ हम लोगों ने ग्रहण की थी, पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी भारत में, पंचवर्षीय योजना, है ना।
वो भी हम लोगों ने कहाँ से ग्रहण की थी, वो भी हम लोगों ने रूस से ही है ना ग्रहण की थी। और एक और चीज़ क्या ग्रहण की है, मूल कर्तव्य। जो मौलिक कर्तव्य हैं, या बोलो तो मूल कर्तव्य बोलो चाहे मौलिक कर्तव्य बोलो, एक ही बात है। और वो कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है, रूस से। और रूस को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, सोवियत संघ बोलते हैं, है ना। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। और दोस्तों सिर्फ एक ही चीज़ ली गई है यहाँ से रूस से। अगर संविधान में बात करें तो संविधान में मूल कर्तव्य लिया गया है, और पंचवर्षीय योजना जो है संविधान में नहीं है। मैं अगर आपको बताऊं तो पंचवर्षीय योजना संविधान में नहीं है, लेकिन कहाँ से हमने धारण की थी, या कहाँ से हमने अवधारणा ली थी, अगर ऐसा पूछा जाए तो आप बताएंगे रूस से ली थी। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। चलें आगे, तो चलते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न और भी गजब का है, भारतीय संविधान द्वारा, इसमें फंसने वाले हैं, देखिए होशियार बच्चे भी इसमें फंसने वाले हैं, मैं जानता हूँ। किसका सही हुआ बताइएगा मुझको कमेंट करके। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो बच्चों को मौलिक अधिकार दिखा कि क्या मारते हैं, डायरेक्ट मारते हैं अमेरिका। ठीक है दोस्तों, और अमेरिका ऑप्शन में है ही नहीं, तो हो जाते हैं कंफ्यूज। ठीक है, क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। लेकिन ये तो मौलिक अधिकार की बात ही नहीं कर रहा है, ये क्या बोल रहा है, मौलिक अधिकारों के स्थगन, मतलब उस पर स्थगित जो हो जाते हैं ना, मौलिक अधिकार जो स्थगित हो जाते हैं, उन पर स्टे लग जाता है। कब लगता है, जब आपातकाल होती है। और आपातकाल से संबंधित जो इमरजेंसी से जो संबंधित अवधारणा है, कहाँ से लिया गया है दोस्तों, वो जो है लिया गया है जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जर्मनी आपका बिल्कुल सही है, और जर्मनी से लिया गया है आपात उपबंध। ठीक है दोस्तों, जर्मनी से लिया गया है आपात उपबंध। और मैं एक बात बता दूं आपको कि जर्मनी से सिर्फ यही चीज़ लिया गया है मुख्य रूप से, और इसी को पूछा जाता है बस। ठीक है, और एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपातकाल के समय कौन से दो आर्टिकल, है ना, कौन से दो आर्टिकल को सरकार क्या नहीं कर सकती, स्थगित नहीं कर सकती मुझको। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। और दोस्तों 22 प्रश्न तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इसमें का, और संविधान से लगभग 10-11 प्रश्न हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे प्रश्न जो पूछा उसका उत्तर दीजिएगा। और बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स हमारे देखते हैं हमारे वीडियोस को, उनके है ना, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले तो। और उसके बाद मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, कुछ है ना जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उसका तो कमेंट नहीं करते हैं कई स्टूडेंट, लेकिन वो लोग ऐसा कमेंट कर देंगे कि सर आप बार बार क्यों बोलते हो, किसी है ना उत्तर को बार बार क्यों समझाते हो, और किसी उत्तर को बार बार क्यों बताते हो। तो दोस्तों एक बार पढ़ के निकल जाने से आपको याद भी नहीं रहेगा, है ना। बहुत चीज़ों को क्या है मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, और ताकि आपको दोबारा वीडियो ना देखना पड़े, है ना। तो ये फ़ायदा मैं आपका कराना चाहता हूँ, आपके लिए ही मैं डबल बोलता हूँ, डबल समझाता हूँ। तो इसमें आप लोग क्या है ना, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें भी क्या है कमेंट कर देंगे, है ना, और जो उत्तर पूछूंगा उसका कमेंट नहीं करेंगे, है ना। तो कमेंट करना है तो दोस्तों अच्छा कमेंट करिए, है ना, कि उत्तर दीजिए जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका, है ना। और जो अगर कुछ बहुत ज़्यादा गलत कुछ हो रहा है, अगर है ना कुछ गलती हो जा रही है, तब आप लोग बताइए कि सर यहाँ पर गलती हो गई है। तो अगर गलती होगी तो मैं सुधार लूँगा। ठीक है दोस्तों, बाकी चलते हैं आगे। 23वां जो है 22 तक तो हो गया था ना, अब हम लोग 23वें पर चलते हैं दोस्तों। अब आज के कितने प्रश्न बाकी हैं, संविधान के 2 ही प्रश्न बाकी हैं और बड़े मज़ेदार हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। और इस प्रश्न में जब आया था ये तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि इसमें उपर्युक्त सभी उत्तर लिया गया था, है ना। और क्यों लिया गया था मैं बताता हूँ आपको। देखिए संघीय शासन व्यवस्था जबकि कनाडा से ली गई है, हमारे यहाँ कनाडा से लिया गया है, अगर मैं आपको बताऊँ तो कनाडा से लिया गया है। फिर भी उत्तर में इसको ले लिया गया था तीनों को,
जब है ना, जबकि तीनों को ले लिया गया था उत्तर में, तो तीनों को लेने का कारण क्या था? तो संघीय शासन व्यवस्था जो है दोस्तों कनाडा और अमेरिका की एक समान है ना, तो इसलिए उसको ले लिया गया था। और मौलिक अधिकार तो आपको पता ही है कि यहाँ राज्य जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है ना, या यूएसए से लिया गया है। और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भी कहाँ से लिया गया है? वो भी न्यायालय जो है आपके अमेरिका से लिया गया है। या आपको पूछा जाए न्यायिक जो पुनरावलोकन होता है, न्यायिक जो पुनरावलोकन होता है वह भी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए उपर्युक्त सभी जो है उत्तर में लिया गया था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी कभी कभी बन जाते हैं कि एक ऑप्शन ऐसा दे दिया और आपको घुमा रहा है ना, और दो ऑप्शन आपको लग रहा है कि भाई ये तो इसका है राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका का है, लेकिन एक कनाडा का है, तो क्या करें? तो वहाँ पर आप लोग समझ जाइएगा कि ज़रूर कनाडा और अमेरिका का जो है ये जो चीज़ है, ये जो बात है सेम होगा, तभी ऐसा दिया है। ठीक है, अच्छा कनाडा का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। कनाडा से ज़्यादा चीज़ें नहीं ली गई हैं, सिर्फ तीन, मुख्य रूप से तीन चीज़ें ली गई है कनाडा से। कनाडा से आई है हमारे यहाँ अवसर आई है। ठीक है, हमारे संविधान में आया है अवसर। तो अवसर से कैसे याद रखेंगे? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, कनाडा से आया है हमारे यहाँ संविधान में अवसर। अवसर तो अव को एक साथ लिख देते हैं और इधर अवसा और रा। ठीक है, तो अव से होता है अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ बोले चाहे शक्तियों का विभाजन बोले। ठीक है, ये कनाडा से लिया गया है। इस ट्रिक को लिख कर रख लीजिएगा दोस्तों, है ना, अगर आपको नहीं पता है तो। और संघीय शासन प्रणाली जो है ये भी कनाडा से लिया गया है। ठीक है, संघीय शासन प्रणाली, सा से क्या हो रहा है? संघीय शासन प्रणाली। राज से हो रहा है दोस्तों राज्यपाल का पद। राज्यपाल जो होता है ना हमारे यहाँ, वो राज्यपाल का जो है पद जो है यहीं से लिया गया है। ठीक है, राज्यपाल का पद कनाडा से। तो कुछ ट्रिक्स में भी मैंने आज आपको बता दिए हैं। और अगर मैं अमेरिका का ट्रिक बताऊं तो बहुत सारा वहाँ से लिया गया है, इसलिए वहाँ का मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, है ना। और समय आने पर मैं सबको एक साथ गिना दूंगा आपको, दो तीन, है ना, एक दो प्रैक्टिस सेट में, और शायद इसके प्रश्न आएंगे तो उसमें मैं लाइन से गिना दूंगा संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं सब कुछ आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और चौबीसवें प्रश्न का उत्तर आपने सोच लिया होगा, क्योंकि बहुत समय से आपके सामने है। फिर भी मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में मैंने आपको पहले ही बताया है दोस्तों कि भारत शासन जो अधिनियम आया था 1935, उससे 75%, आप सोच सकते हैं 75% चीज़ें वहीं से ली गई हैं। तो अब और क्या बताना आपको, है ना। तो उत्तर आपका डी हो जाएगा। और इस प्रकार से 11 प्रश्न थे आज, है ना, 11 प्रश्न थे आपके संविधान के। और आगे आज एक ही टॉपिक अब हमारा बाकी है, एक ही सब्जेक्ट आगे हमारा बाकी है, उसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से, इतिहास का टॉपिक। और देखिए दोस्तों आपके लिए प्रश्न है 34वां। देखिए नंबर पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन 10-11 प्रश्न आपके संविधान के भी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैंने एक प्रश्न आपसे कॉमन में पूछा था कल, और कल मतलब पिछले वाले वीडियो में, और बहुत सारे हमारे अच्छे विद्यार्थियों ने उत्तर दिया, मुझको बहुत अच्छा लगा। मैंने उनका, है ना, उनको पढ़ाकू योद्धा की तरफ से हार्ड भी गिफ्ट किया और बहुत अच्छा लगा मुझको। ठीक है दोस्तों, लाइक भी किया मैंने। और उसका उत्तर था दोस्तों डॉक्टर रासबिहारी घोष। ठीक है, तो 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जब विभाजन हो गया था, है ना, सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस का विभाजन हो गया, आपको पता है। तो उस अधिवेशन में दोस्तों डॉक्टर रासबिहारी जो घोष थे, वो उनको क्या बनाया गया? उनको बनाया गया अध्यक्ष। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी 3 बार बने, आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। और क्या बताएं दोस्तों आपको, और कुछ बताएं इसमें से? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के बारे में आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। WC बनर्जी, इनका क्या योगदान, है ना, योगदान रहा, या किस कांग्रेस अधिवेशन का इन्होंने
संचालन किया, है ना, या अध्यक्षता की, तो बहुत महत्वपूर्ण है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और किस कांग्रेस क्या बोलते हैं सम्मेलन का या किस अधिवेशन का, है ना, किस कांग्रेस अधिवेशन का इन्होंने अध्यक्षता किया, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 35वें पर अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन समिति के बारे में मैंने आपको बताया, नाम से तो बड़ा विनम्र सभ्यता पूर्वक जो संस्था लगती है दोस्तों, है ना, इसीलिए कई लोग इसको नारी उत्थान के प्रति समर्पित लगा देंगे, कोई लगा देगा विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली। जो नहीं पढ़ा होगा वो तो तुक्का में जाएगा, मैं तो जानता हूँ वो तो तुक्का में जाएगा दोस्तों। और जबकि मैंने आपको बताया था कि यह एक क्रांतिकारी संगठन थी, है ना, अंग्रेज़ों के नाक में दम करके रखती थी। और वी.डी. सावरकर जो थे इसके प्रणेता थे। ठीक है, वी.डी. सावरकर जी, नाम तो आपने सुना ही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और किसने कहा था दोस्तों कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा गया था, है ना, सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो दोस्तों ये जो है लॉर्ड डफरिन का था कि सैयद अहमद का था कि लॉर्ड कर्जन का था कि लाला लाजपत राय जी का था, बताइए। यह कथन बहुत, है ना, बहुत बार पूछा गया है और ऐसे कथन पूछे जाते हैं, है ना, ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं पूछे जाते, पूछे जाते हैं। और इसीलिए प्रश्न पर, है ना, प्रश्न बनकर आ गया है आपके सामने। तो बताइए दोस्तों किसने कहा था ऐसा। तो कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, जो ये पूरा जो सेंटेंस है ना दोस्तों, ये डी, है ना, लाला लाजपत राय जी ने बोला था उस समय पर। क्योंकि सच में जो है ये जो है भारत द्वारा, है ना, भारत के लोगों द्वारा ना तो सोचा गया था, है ना, और ना ही उनके द्वारा योजनाबद्ध किया गया था। आपको तो पता है कि A.O. ह्यूम, है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसकी स्थापना की। ठीक है, और किस, दोस्तों एक बढ़िया प्रश्न पूछ लेता हूँ, किस गवर्नर जनरल के है ना, किस गवर्नर जनरल के समय पर ये हुआ था, ये आप लोग बताइएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, हालांकि ये आसान है मगर बताइएगा। 34वां देखिए, निष्क्रिय विरोध खालिस्तान के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। खालिस्तान बोल दिया मैंने, वास्तव में वो क्या इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, पैसिव रेसिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, निष्क्रिय विरोध, पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो निष्क्रिय विरोध दोस्तों अरविंद घोष, है ना, गजब के आदमी थे अरविंद घोष। और पहले क्रांतिकारी थे, बाद में क्या बन गए, योगी बन गए और दार्शनिक बन गए। ठीक है, तो निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत जो है, पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का जो प्रतिपादन जो किया वो अरविंद घोष जी ने किया। ठीक है, किन्होंने किया, डी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अरविंद घोष। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और ज़्यादा प्रश्न आज के बाकी नहीं रह गए हैं अब, और जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ ही समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे। और आपको अगर मेरा बोलना थोड़ा स्लो लगता है तो दोस्तों आप लोग यूट्यूब के सुविधा का बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरुद्ध बोलें या जिसके विरोध में विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। अच्छा, ये बोल रहा है कि भाई बंगाल जो है 1905 में विभाजित हुआ, है ना, फिर उसका विरोध हुआ, तो उसके फलस्वरूप यह जो है पुनः एकीकृत कर दिया गया। तो पुनः जब एकीकृत किया गया तो कौन सा सन था, है ना, या किस सन में किया गया। तो दोस्तों 1911 की बात है, जब जॉर्ज पंचम जी आए थे तो दिल्ली में तो बड़ा स्वागत हुआ उनका, है ना, दिल्ली दरबार लगा था, बड़ा गाना वाना गाया गया, जनगण मन गाया गया पहली बार 1911 में। और उनके स्वागत, है ना, उनके स्वागत में गाया गया था। अब सबसे पहले बार कब गाया गया, उनके स्वागत में गाया गया था, है ना, एक वेलकम सॉन्ग है। जनगण मन जो है उस समय एक वेलकम सॉन्ग की तरह क्या प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, और 1911 में जब जॉर्ज पंचम जी आए
और जब दिल्ली से कोलकाता है राजधानी, पहले राजधानी कोलकाता थी, तो कोलकाता है तो बड़ा मनहूसियत छाया हुआ था, है ना। ऐसा लग रहा था कि कोई मर गया है, एकदम सब नाराज़ थे, है ना। सब ने देख कर मुँह फेर लिया, है ना। दिल्ली में तो बड़ा स्वागत हुआ और इधर आए तो बड़ा, है ना, सब ने निराश किया इस, है ना। तो इनको लगा राजा जॉर्ज पंचम को कि यार ऐसा क्या कर दिया यार, गवर्नर को पूछे बुलाकर, अरे यार क्या कर दिया यार तुमने यार इधर, है ना। देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मर गए हैं लोग, है ना, और कोई सम्मान अच्छे से नहीं दे रहा है, क्या कर दिया तुमने। तो उन्होंने बताया कि यार मैंने कुछ नहीं किया है भैया, ये तो लॉर्ड कर्जन जी ने फूट डालो की नीति अपनाई है ना, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई है। तो उन्होंने बोला कि तो अब क्या करें, है ना, तो अब क्या करें। तो राजा जी ने बोला कि यार फूट डालो और राज करो की नीति तो ठीक है, लेकिन देखो यार मेरा सम्मान भी नहीं हो रहा इधर अच्छे से, है ना, तो इसको क्या करो, एकीकृत करो, ऐसा घोषणा किया। तो सभी को खुशी हुई बढ़िया उस समय, और उन राजा को थोड़ा सा सम्मान भी मिला। और राजा ने वैसे भी बोला कि वैसे भी यार फूट डालो की नीति तो काम कर गई है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी है, तो इसको क्या है फिर से एकीकृत कर दो बोले, है ना। तो 1911 में फिर से एकीकृत हो गया। कहानी बताने का एक ही माध्यम था कि 2-3 प्रश्न आपके सॉल्व हो गए। 1911 में जॉर्ज पंचम जी आए हुए थे, दिल्ली दरबार लगा था, ये प्रश्न बनता है ना। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, और लॉर्ड हार्डिंग उस समय आपके गवर्नर जनरल थे, है ना। और लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो की नीति अपनाई थी, है ना, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, बंगाल का विभाजन किया था। और 1911 में दोस्तों क्या हुआ, पुनः एकीकृत कर दिया गया जॉर्ज पंचम के आदेश पर। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग थे, है ना। तो याद रखिएगा इन बातों को भी, और समझ गए ना बात को। तो इसीलिए देखिए जो है एकीकृत कर दिया गया क्योंकि जॉर्ज पंचम जी का आदेश था, ठीक है। और 1911 में ही क्यों किया गया आपको बता दिया मैंने, क्योंकि उस समय जॉर्ज पंचम जी आए हुए थे, दिल्ली दरबार लगा हुआ था, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला जो प्रश्न है थोड़ा सा लंबा है, लेकिन है ना इजी प्रश्न है। निम्नलिखित में से एक निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, ठीक है, भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था, कौन थे वो। तो समझ रहे हैं बात को, ये पूछ रहे हैं कि जो रक्षा कानून थे, है ना, उसके प्रावधान थे बहुत खतरनाक, है ना। तो वो प्रावधान जो है कब इस्तेमाल किए गए थे, पंजाब के गदर के समय 1915 में गदर जब हुआ था तब क्या किया गया था, उसका इस्तेमाल किया गया था। लेकिन एक खतरनाक जो अधिकतर जो गवर्नर जनरल थे वो खतरनाक थे, आपको पता है। तो उनमें से एक जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने शांति के समय भी, है ना, उन नियमों को पालन कराने की कोशिश की कि भाई जैसे अभी अगर कोई कर दे, अभी अगर कोरोना ख़त्म भी हो गया फिर भी कर्फ्यू लगाए हुए हैं, है ना। तो ऐसे खतरनाक आदमी थे कौन, है ना। अगर कर्फ्यू लगा दिया जाए, देख तो बड़ा विरोध होगा ना। अगर कोरोना ख़त्म हो गया है और फिर भी कर्फ्यू लगा दिया जाए तो बड़ा विरोध होगा। तो वैसा ही कार्य कौन करना चाहते थे, ये आपसे पूछा गया है ना। तो ऐसा काम कौन, लॉर्ड करमाइकल दिया हुआ है, कारमाइकल, कभी नाम नहीं सुना होगा आपने, सर रेजिनाल्ड क्रैडॉक, है ना, लॉर्ड हार्डिंग, विलियम बेंटिक। तो बेंटिक तो एक प्रकार से एक अच्छे आदमी जैसे थे, है ना, उतने ख़राब नहीं थे। ये लॉर्ड हार्डिंग थे जो ऐसा काम करना चाहते थे, है ना। शांति के समय पर भी कानून, है ना, ऐसे कानून के प्रावधान रखना चाहते थे, है ना। ऐसे कानूनी प्रावधानों को क्या बोलते हैं, लागू रखना चाहते थे जो गदर के समय होते हैं, है ना। गदर में क्या होता है दोस्तों, जब गदर में मतलब संघर्ष हो रहा है, आंदोलन हो रहे हैं भयंकर, है ना, तो वहाँ पर तो बड़ा कर्फ्यू जैसा प्रावधान रहता है। और वैसा प्रावधान शांति के समय भी रखना चाहते थे, मतलब बड़े बड़े खतरनाक आदमी थे, बड़े खराब आदमी थे, है ना। कौन, लॉर्ड हार्डिंग। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, 40वें प्रश्न पर। 1906 में मिंटो से शिमला में
मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो 1906 में दोस्तों क्या हो गया था, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी और फूट डल गया था कहीं ना कहीं। तो मुसलमानों ने क्या किया, पृथक निर्वाचन वर्ग का क्या किया दोस्तों, प्रार्थना की, है ना, कि भाई हमको पृथक निर्वाचन वर्ग दे दिया जाए। तो यही बात है, ठीक है दोस्तों। और मैं एक जो है कहानी बताकर थोड़ा सा आपको समझाकर इसलिए ये बता रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको याद रहे, है ना। ऐसे एक बार पढ़ के निकल जाऊँगा ना तो हवा नहीं लगेगा, ठीक है, बहुत खतरनाक हो जाता है। आपको बुरा भी लगेगा कि सर यार एक बार में पढ़कर निकल गए, है ना, अच्छे से समझाया भी नहीं, है ना। तो एक तो समझ में भी नहीं आएगा और याद भी नहीं रहेगा। तो वो वैसे प्रैक्टिस सेट से क्या मतलब है ना। तो इसीलिए मैं देखो दोस्तों, है ना, जितना हो सके मैं समझाऊंगा। अगर किसी को बुरा लगेगा, है ना, तो भाई क्षमा करना, है ना। मैं यही बोलूँगा कि मुझको, है ना, क्षमा करना, मैं अपने हिसाब से सही काम कर रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं आगे और 41वें प्रश्न पर चलते हैं। और प्रश्नों के जो है दोस्तों 11-12 जो है 10-11 प्रश्न हैं, है ना। आप उसके नंबर पर मत जाइएगा। हम लोगों ने तय किया था कि 10-11 प्रश्न सभी सब्जेक्ट के, है ना। जो 5 सब्जेक्ट हमने लिए हैं, है ना, विज्ञान के अंतर्गत 2 सब्जेक्ट लिया है, इसलिए 5 सब्जेक्ट हो गए हैं। तो इन 5 सब्जेक्टों को हम लोग सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे हम लोग बारीकियों तक पहुंच जाएंगे, ऐसा हम लोगों ने तय किया है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं 41वें पर। और दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ, तो मुझको तो दोस्तों यार 16 अक्टूबर 1905 याद है, इसमें तो 15 अक्टूबर दिया हुआ है और बाकी सब ऑप्शन जो हैं अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। चलिए ठीक है, 15 अक्टूबर दिया तो 15 अक्टूबर लगा देते हैं, क्या है ना, आसपास का दिया है ना, उसके बाद भी हम लोग गलती थोड़ी करेंगे। तो 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था। तो अरविंद घोष जी, दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, एस.एन. बनर्जी। तो दोस्तों एस.एन. बनर्जी मतलब क्या होगा दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अच्छा, तो ये लोग तो बिल्कुल ही यार, ये लोग तो अपने नरमपंथी नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले भी, है ना। मैंने आपको बताया था कि अरविंद घोष जी क्रांतिकारी थे पहले, तो क्रांतिकारी मतलब गरम दल, तो लगा दीजिए ए ऑप्शन, और बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले जी को जो है गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। किनका राजनीतिक गुरु माना जाता है, गांधी जी का। आप सोच सकते हैं, बड़ी बात है ना, इसीलिए पूछा जाता है, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु कौन थे बताइए भला। गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु कौन थे, महादेव गोविंद रनाडे जी, महादेव गोविंद रनाडे जी, है ना। तो पूरा नहीं लिखता, आपको मैंने बोलकर बता दिया। चलिए चलते हैं, 43वां प्रश्न आपका आ गया है और मेरे ख्याल से यही लास्ट प्रश्न है आज का। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने की थी और इनको ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। बहुत कुछ अच्छा किया इन्होंने भारत के लिए और अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन नरमपंथी थे, है ना। नरमपंथियों के साथ उस समय मज़ा नहीं आ रहा था युवा लोगों को, है ना, इसीलिए गरम दल बना लिया। और दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्होंने ही सबसे पहली बार प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी और इनकी एक बहुत अच्छी बुक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश समझ जाइएगा इधर, रूल इन इंडिया, ये इनकी बुक का नाम है। बहुत महत्वपूर्ण बुक है, तो इसको भी पूछा जाता है दोस्तों। चलिए आज का समाप्त हुआ वीडियो, और दोस्तों अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद।